मैं हूं अब्दुल रशीद और आज की वीडियो ऐसे तमाम अफराद के लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाली है जिन्होंने अभी तक वज़ीर-ए-आज़म अपना घर स्कीम के तहत बैंकों से कर्ज़ा लेने के लिए अप्लाई नहीं किया। कुछ मुश्किल का शिकार हैं या कुछ हिचकिचाहट का शिकार हैं, और दूसरी कैटेगरी के ऐसे लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया है लेकिन अभी तक उनको बैंक से अपने कर्ज़ की मंजूरी की कोई ख़ास इत्तला नहीं मिली। और तीसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जिनका बैंक से कर्ज़ तो अप्रूव हो गया, लेकिन अब वो अगले मरहले के लिए परेशान हैं कि इस मरहले को हमने किस तरीके से कंप्लीट करना है। और इसी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि वो कौन सी ऐसी फ़र्म, कंपनियां या एजेंट्स हैं जिनको बैंक जो है वो आपके पैसों से आपके लिए हायर करेगा। और इसी वीडियो का आखिरी हिस्सा जो है वो बहुत अहमियत का हामिल होने वाला है, जिसके अंदर मैं आपको वो चंद पॉइंट्स बताऊँगा जो आपने जहन में रखते हुए जो प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है उसके अंदर ये नोट करना है कि वो पॉइंट उसके अंदर शामिल हों। तो जो मैं बड़ा वाज़ेह आपसे कह रहा हूँ कि अगर वो पॉइंट्स जो इस वीडियो के अंदर आपको बताए जाएंगे, आपने उनको जहन में रख के प्रॉपर्टी को परचेज़ किया, तो आइंदा आने वाले टाइम के अंदर जो अक़सात की अदायगी है वो आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन अगर आपने उन पॉइंट्स को नज़रअंदाज करके उस प्रॉपर्टी को अपने लिए पसंद किया, तो ये बड़ा क्लियर आपसे मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए अक़सात की अदायगी जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब बात करते हैं उस मरहले की जिसके अंदर आपका वास्ता जो है कुछ ऐसे एजेंट से पड़ने वाला है जो बैंक आपके पैसों से आपके लिए जो है हायर करेगा। अभी तक आपका रब्ता जो था वो बैंक के उस नुमाइंदे के साथ था जो आपके सारे केस को लेकर चल रहा था। अभी जब आपका कर्ज़ मंजूर हो जाएगा तो बैंक का नुमाइंदा आपसे कहेगा कि अब आप प्रॉपर्टी को पसंद करें, जो प्रॉपर्टी आप हमें बताएंगे उसके बाद हम अगला प्रोसेस आपका जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आप प्रॉपर्टी का विज़िट करेंगे, अपने लिए प्रॉपर्टी को पसंद करेंगे। जब वो मकान आपको पसंद आ जाएगा तो आप बैंक के नुमाइंदे को बताएंगे कि मुझे फ़लाँ इलाके के अंदर फ़लाँ नंबर मकान जो है वो पसंद है, इस कर्ज़ की रकम से मुझे वो वाला मकान जो है वो परचेज़ करना है। जिस पर जो है बैंक का नुमाइंदा आपसे कहेगा कि अब हम उस प्रॉपर्टी की असेसमेंट के लिए एक प्रॉपर्टी असेसमेंट फ़र्म से जो है आपके उस मकान की असेसमेंट कराएंगे। तो आप उसकी फ़ीस पे करेंगे और उस मकान की कुछ डिटेल आपसे वो लेगा और आप वो उस प्रॉपर्टी असेसमेंट फ़र्म को प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ पे ये बात बड़ी अहम है कि आपने उस प्रॉपर्टी असेसमेंट फ़र्म जो है उसको आपने कोई भी पैसा जो है वो कैश की शक्ल में नहीं देना। आपने उस बैंक के नुमाइंदे से उनका एड्रेस लेकर, प्रॉपर नाम लेकर आपने जो उनका पे ऑर्डर बनवाना है, उस पे ऑर्डर की शक्ल में आपने उसको असेसमेंट फ़र्म वाले को पैसे पे करने हैं। उसके बाद असेसमेंट फ़र्म जो है जब पैसों की वेरिफिकेशन कर लेगी कि उनके अकाउंट में आ गए हैं, तो वो एक नुमाइंदा आपके लिए मुकर्रर कर देगी जो आपकी प्रॉपर्टी का जाके विज़िट करेगा और उसके अंदर एक असेसमेंट रिपोर्ट बनाएगा। अब वो विज़िट जो है वो आपको साथ ले जाकर भी कर सकता है, वो विज़िट जो है वो अकेला भी जाके कर सकता है। अब उसने करना यह है कि वो नुमाइंदा उस प्रॉपर्टी के ऊपर जाएगा, उसके ऑनर को मिलेगा, हो सकता है तो उसको प्रॉपर्टी के अंदर से जाके विज़िट करेगा, उसका तमाम इंटीरियर चेक करेगा, आया उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ हुआ है उसकी वैल्यू क्या है। उस सारी चीज़ को वो जो प्रॉपर्टी असेसमेंट एजेंट है वो उसको नोट करेगा और नोट करने के बाद एक रिपोर्ट बना के अब आप जमा करवा देगा बैंक के अंदर। तो उसके बाद बैंक जो है आपको वो रिपोर्ट आपसे भी शेयर कर देगा कि आपकी जो प्रॉपर्टी आपने पसंद की है उसकी ये वैल्यू बनी है। अगर आप उसको ओके करते हैं कि ठीक है मुझे इस अमाउंट के अंदर ये मकान जो है ख़रीदने के लिए मैं एग्री हूँ, तो अब अगला बंदा जो इसके अंदर शामिल होगा वो होगा आपका लॉ फर्म। तो तब बैंक जो है एक लॉ फर्म को हायर करेगी। उस लॉ फर्म का एक वकील जो है वो आपके साथ अटैच कर दिया जाएगा जो उस प्रॉपर्टी के लीगल मामलात को चेक करेगा कि आया इसके अंदर कोई दो नंबरी तो नहीं, आया ये प्रॉपर्टी के ऊपर कोई पहले से कर्ज़ तो नहीं लिया हुआ या कोई किसी किस्म का कब्ज़ा तो नहीं है। अब उसके लिए भी उसकी फ़ीस उसको पे करनी है। यहाँ पर भी आपने वही प्रोसेस जो है अडॉप्ट करना है। आपने लॉ फर्म के नुमाइंदे को या बैंक के नुमाइंदे को कोई पैसे आपने पे नहीं करने हैं। आपने उनसे लॉ फर्म के नाम का एक ड्राफ्ट बनवाना है और वो उस ड्राफ्ट की शक्ल में वो पैसे पे करने हैं। अब ये पैसे कितने होंगे? ये राउंड अबाउट को 15,000 के करीब दोनों की अलग अलग अमाउंट होगी जो आपने ड्राफ्ट बना के उनको पे करनी है। जब ये ड्राफ्ट आप लॉ फर्म का भी उनको दे देंगे तो लॉ फर्म का वकील आपसे रब्ता करेगा, आपसे कुछ इनिशियल डॉक्यूमेंट्स जो है वो मांगेगा, जिसके अंदर अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसका वो ट्रांसफ़र लेटर आपसे मांगेगा, मालिक का शनाख्ती कार्ड मांगेगा, PT1 की कॉपी मांगेगा, एक्साइज़ के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपसे मांगेगा। तो आपने उनको उनकी मालिक से जो है ना ये फ़ोटो कॉपी लेकर उसको आपने सॉफ्ट कॉपी के अंदर या हार्ड कॉपी के अंदर आपने उसको वकील को प्रोवाइड कर देनी है। उसके बाद जो है वो वकील अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देगा और बैंक को उसकी लीगल हैसियत के बारे में चेक करने के बाद एक रिपोर्ट जारी कर देगा, जिसके ऊपर बैंक जो है इन दोनों रिपोर्ट्स को देखकर फैसला करेगा कि ये प्रॉपर्टी आपको लेकर देनी है या नहीं लेकर देनी। अगर तो असेसमेंट एजेंट और बैंक का वकील इन दोनों की रिपोर्ट्स जो हैं आपस के अंदर ठीक होती हैं और उसके अंदर उन प्रॉपर्टी को ओके कर दिया जाता है तो वो प्रॉपर्टी आपके लिए परचेज़ कर दी जाएगी। अब हम उस अहम पॉइंट की तरफ आते हैं जो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि आपने उस प्रॉपर्टी के अंदर कौन सी खसूसियात जो हैं पसंद करते वक्त अपने जहन में रखनी है। तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर लें कि अगर आप एक महदूद इनकम के अंदर काम कर रहे हैं
और आप फिर इस लोन के तहत एक मकान आप लेने जा रहे हैं, तो फिर आपको बड़ी एहतियात के साथ जो है ना प्रॉपर्टी को पसंद करना है। अब उसके अंदर आपने देखना यह है कि कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं, कुछ मकान ऐसे होते हैं जो आप लेते हैं तो उनके अंदर अलग-अलग दो पोर्शन नहीं बने होते। डबल स्टोरी मकान बेशक वो है, लेकिन उसकी सीढ़ियाँ जो हैं वो आपने अंदर से जो है ना जी टीवी लॉन्च के अंदर से दी होती हैं, तो आप किसी को रेंट आउट नहीं कर पाते। तो इस तरह की प्रॉपर्टी ख़रीदना एक ऐसे शख्स के लिए जो महदूद इनकम के अंदर ऑलरेडी अपना ये मकान बना रहा है, तो फिर वो इस तरह की प्रॉपर्टी ख़रीद लेगा तो मुश्किलात का शिकार हो जाएगा। तो इसके लिए आपने ये बड़ा क्लियर अपने जहन में रखना है ये वाला पॉइंट कि आपने जब भी प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, जब भी वो वाला मकान आपने जो इस लोन के तहत लेना है, वो जो है आपका मकान डबल स्टोरी होना चाहिए और उसका रास्ता गैराज से अलग होना चाहिए, ताकि जब भी आप चाहें उसको रेंट आउट कर सकें और आपके इंस्टॉलमेंट के लिए एक पोर्शन जो है आप रेंट से लें, एक पोर्शन अपने पास से डालें और इजीली उसकी इंस्टॉलमेंट जो है आप पे कर दें। और सेकेंडली जो दूसरा अहम पॉइंट है वो ये है कि आपने वो प्रॉपर्टी जो भी परचेज़ करनी है वो आपने किसी ऐसे एरिया के अंदर परचेज़ करनी है जो अभी न्यूली डेवलप हो रहा हो। कोई ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई ऐसी अंडर एलडीए सोसाइटी जो है उसको आपने चूज़ करना है और उसके अंदर आपने ये वाला मकान लेना है। वहाँ पर आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी जो है, एक अच्छा मकान जो है रीज़नेबल प्राइस के अंदर आपको मिल जाएगा और असल फ़ायदा उसका आपको तब होगा जब जो है कुछ अर्सा गुजरने के बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ चुकी होगी। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए, मकान ख़रीदने के लिए इस लोन के तहत किसी ऐसे इलाके का इंतखाब करते हैं जहाँ पे ऑलरेडी जो है मकानों की कीमत जो है वो एक सैचुरेशन पॉइंट पर पहुँच चुकी हुई है, अब उससे ऊपर उन्होंने क्या महंगा होना है, तो वहाँ पर आपको आइंदा आने वाले 10 साल के बाद कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ पर आपको ये लगे कि कुछ अर्सा के बाद ये प्रॉपर्टी जो है इसकी वैल्यू बढ़ जानी है, तो तब ही आपको अगले आने वाले टाइम के अंदर उस प्रॉपर्टी का फ़ायदा होने वाला है। अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जिन लोगों ने इस कर्ज स्कीम के लिए अभी तक अप्लाई ही नहीं किया, किसी हिचकिचाहट का शिकार हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सिंपल तरीका ये है कि वो लोग लाजमी इसके अंदर, अगर उनकी इनकम पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको बड़ी वजाहत की थी कि कौन से लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो उस इनकम के अंदर फ़ॉल करते हैं तो उनको लाजमी इसमें अप्लाई करना चाहिए और एक अच्छी ऑफ़र के तहत एक मकान जो है उनका ये बन जाएगा। लेकिन अब वो हिचकिचाहट का शिकार हैं कि हम कैसे अप्लाई करें, तो उसके लिए सिंपल ये है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप डायरेक्ट बैंक को विज़िट करें, बैंक के नुमाइंदे से मिलें, वहाँ जाकर उसके अंदर अप्लाई करें। और अर्ली अब आपका केस कैसे अप्रूव होगा, उसका सिंपल सा हल ये है कि आपने हर एक हफ़्ते के बाद जाके बैंक नुमाइंदे से अपनी उसकी अपडेट लेनी है अपने केस की। अब कुछ ऐसे लोग जिनके लोन अप्रूव नहीं हुए, केस फॉरवर्ड हुए हुए हैं, लेकिन उनको अभी तक बैंक से लोन की कॉल नहीं है, तो उनके लिए भी यही असूल है कि वो लोग फ़ौरी तौर पर अपने उस नुमाइंदे के साथ रब्ता करें और एक बार ना करें, उस नुमाइंदे से बार बार रब्ता करें। जब बार बार रब्ता करेंगे तो वो आपके केस को थोड़ा स्पीडी प्रोसेस कराएंगे और अगर आप उस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं तो आपको जो है ना जी वो लोन आपका बहुत जल्द अप्रूव हो जाएगा।